सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को आकांक्षा सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। मंजरी जी, कल एक दुखद खबर आई। पद्मश्री से सम्मानित सिंधुताई सबकाल को काल ने हमसे छीन लिया। जी। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए बड़ी हुई हर परिस्थिति का उन्होंने निडरता से सामना किया और अपना जीवन जो था उन लोगों को समर्पित कर दिया जिन्हें समाज ने स्वीकारा नहीं था। उनका पूरा जीवन, पूरी जीवनी हमारे लिए एक प्रेरणा है। जी। उन्हें अनाथ बच्चों की माँ कहा जाता था। पूरा जीवन अनाथ बच्चों की जिंदगी उन्होंने संवारने में लगा दी और उनका पूरा जीवन जो है साहस और समर्पण की एक अनूठी मिसाल है। मंजरी, ऐसे बिरले ही होते हैं जो खुद तो कष्ट में होते हैं लेकिन फिर भी दूसरों के दुखों को, दूसरों की पीड़ा को समझते हैं और दूसरों के चेहरे पर किस तरह मुस्कान आए, किस तरह उनका कष्ट दूर हो, पूरा जीवन उसी में लगा देते हैं। और आकांक्षा जी, उनके जो बच्चे थे वो आज की तारीख में कहीं कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई वकील बन गया, तो इस तरह करके वो बच्चे बहुत आगे निकल गए। तो ये सब योगदान इनकी बदौलत ही है। तो सिंधुताई को हमारा विनम्र नमन। नमन। की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
तो आकांक्षा जी, किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार और जीना इसी का नाम है। वाकई जीवन जीना इसी को कहते हैं कि आप हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाएं। और देखिए ना, आज और सिर्फ अकेले आगे नहीं बढ़े और दूसरों को भी जी आगे बढ़ाते रहें। और दूसरों के साथ जब हम तस्वीरें सुरक्षित करते हैं और यादें संरक्षित करते हैं तो ये भी हमारा जुड़ जाता है, और हमारा विषय भी यही है। हाँ, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। साथ ही साथ ऐसे कई समारोह होते हैं, मतलब छोटे छोटे गेट टुगेदर ही कह लीजिए, जब परिवार के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। तो पारिवारिक मिलन समारोह कैसा हो, इस बारे में थोड़ी चर्चा होगी। और जब इस बारे में देखो तस्वीरें भी खींच रहे हैं, मिलन समारोह भी हो रहा है, तो हमारी कुछ व्यंजन विधियां भी होंगी इसमें, है ना। पूरा पार्टी का है तो खान पान जरूरी है भाई। जी। और आज चूंकि हम बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत क्रांतिकारी वीरांगना विमल प्रतिभा देवी जी के बारे में। तो विमल प्रतिभा देवी ब्रिटिश विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख क्रांतिकारी महिला थी। आपका जन्म 1901 उड़ीसा राज्य के कटक शहर में हुआ था, लेकिन मातृभूमि नादिया में थी। विमला के पिता का नाम सुरेंद्र नाथ मुखर्जी और माता का नाम इंदुमती देवी था। पिता की विचारधारा से प्रभावित होकर राजनीति में रुचि बढ़ती गई और धीरे धीरे हिस्सेदारी, भागीदारी उनकी उसमें होती चली गई। साल 1918 के आसपास स्वदेशी आंदोलन में वे शामिल हुई और उनका विवाह एक बहुत ही अमीर और रूढ़िवादी परिवार में हुआ, डॉक्टर चारूचंद्र बनर्जी से। वे कलकत्ता में रहने लगी। इतनी निडर थी वे कि रूढ़िवादी वैवाहिक परिवार की जो बेड़ियां थीं, वे भी उन्हें रोक नहीं पाईं। राजनीतिक गतिविधियों को पति और परिवार से गुप्त तरीके से रखकर वे आगे बढ़ रही थी। वे सन 1921 में देशबंधु चित्तरंजन दास की बहन उर्मिला देवी द्वारा गठित एक महिला संघ नारी कर मंदिर में शामिल हो गई। उनके क्रांतिकारी उत्साह को देख भारत नौजवान सभा, जिसके अखिल भारतीय अध्यक्ष भगत सिंह जी थे, उन्होंने उनसे संपर्क किया। उन्हें भारत नौजवान सभा की बंगाल प्रांत शाखा का अध्यक्षा बना दिया गया। सशस्त्र क्रांतिकारियों के साथ गुप्त संपर्क बनाए रखा उन्होंने। उनकी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी करी जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी, और सन 1928 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। और इस समय तक उनकी गतिविधियों का उनके परिवार को पता चल चुका था। वे उनकी मतलब आपत्तियों को धता बताकर, जितने मतलब परिवार की जो रोक टोक थी उनको धता बताकर स्वतंत्रता आंदोलन में खुलकर भाग लेने लगी। और अन्य महिलाओं के साथ, जो कार्यकर्ता थी उनके साथ, उन्होंने नारी सत्याग्रह समिति का गठन किया। 22 जून सन 1930 को कलकत्ता की सड़कों पर धारा 144 का उल्लंघन करते हुए ऐतिहासिक जुलूस भी निकाला उन्होंने। पुलिस ने 6 महीने तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और 2 अक्टूबर सन 1931 को कलकत्ता के कैनाल वेस्ट रोड पर एक खेत में डकैती के सिलसिले में उन्हें पकड़ लिया गया। वे अपनी कार से 5 क्रांतिकारियों के साथ गई थी और वे भागी भी थी, लेकिन बाद में उनको पकड़ लिया गया था। और जब वे 1936 में रिहा हुई तो उसी वर्ष त्रिपुरा युवा सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। सन 1941 को राजद्रोह का घोषणा पत्र रखने के लिए उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। सन 1945 में अपनी रिहाई के बाद वे श्रमिक आंदोलन में शामिल हो गईं और पश्चिम बंगाल में वामपंथी श्रमिक आंदोलन में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। स्वतंत्र भारत में कोयला खनिकों के अधिकारों और न्याय संगत मांगों के लिए संघर्ष जो था, उसमें भी उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। विमल प्रतिभा देवी सोमेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व वाली भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई। उन्होंने नियमित श्रमिक क्वार्टर में श्रमिकों के बच्चों को दवा देने और उनको पढ़ाने की व्यवस्था की। इसके साथ उन्होंने साहित्य का भी अभ्यास किया। सन 1938 में उनका उपन्यास न्यू डे लाइट प्रकाशित हुआ। और अपने पूरे जीवन को देश और लोगों की सेवा में, उनकी सहायता में उन्होंने समर्पित कर दिया। सन 1978 में उनका निधन हो गया। और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे मंजरी, उन्होंने जो योगदान दिया है स्वतंत्रता आंदोलन में, अपने देश के लिए अपने आप को एक तरह से समर्पित कर दिया पूरी तरह से। उनका योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। बिल्कुल, हमेशा वो याद किए जाते हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है और लगता है कि हम भी कुछ अपने जीवन में इस तरह के कार्य कर सकें जो देश के काम आ जाए हम। बिल्कुल। और आगे जो चर्चाएं हम जारी रखेंगे जो हमारे विषय हैं उन पर, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं। नैना
शम्मा जले न जले, ओ नैना मेरे रंग भरे सपने तो सजाने लगे। आएंगे वो आएंगे, मैं सोच सोच शर्माऊं, क्या होगा क्या न होगा, मैं मन ही मन घबराऊं। आज मिलन हो जाए तो समझो दिल बदले मेरे, ओ नैना मेरे रंग भरे सपने तो सजाने लगे। क्या पता प्यार की शम्मा जले न जले। जानू ना मैं तो जानू ना, रूठे रूठे पिया को मनाना। बिंदिया ओ मेरी बिंदिया, मुझे प्रीत की रीत सिखाना। मैं तो सजन की हो ही चुकी, वो क्यों न हुए मेरे, ओ नैना मेरे रंग भरे सपने तो सजाने लगे। क्या पता प्यार की शम्मा कजरा मेरा कजरा, मेरी अखियों का बन गया पानी। टूटा दिल टूटा, मेरी तड़प किसी ने न जानी। प्यार मेरा है एक परछाई, हाथ लगे ना मेरे, हो तो आकांक्षा जो फिल्म ब्लैकमेल का ये हाँ, गीत था ये लता मंगेशकर की आवाज में। मैं यही तो पूछने वाली थी आपसे। बता दिया हमने। जी, तो देखिए ना, जो हमारे जो परिवार में जो एक मिलन समारोह होता है, तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और ये जो आयोजन होता है ना, ये आपस में निर्णय करके डिसाइड किया जाता है कि 2 या 3 वर्षों के समय पे हम लोग करेंगे। और भाई मंजरी जी, ये जो पारिवारिक मिलन समारोह होते हैं, ये अक्सर किसी विशेष अवसर पर ही होते हैं, या तो घर में किसी कोई खास शादी ब्याह पड़ा हो, या है ना, या तो फिर
नहीं, ये वाले जो समारोह होते हैं ना आकांक्षा, ये जो होते हैं, ये सारे जो बहुत दूर दराज के हमारे रिश्तेदार परिवार वाले होते हैं, तो उनसे आपस में तय किया जाता है कि बहुत मिलना नहीं हो पाता है, तो वो लोग 2-3 साल के अंतर पर एक दिन निश्चित करते हैं कि इस महीने की इस तारीख को हम सब इकट्ठे होंगे। अच्छा, हाँ। और मतलब कई पीढ़ी के लोग तो मिला जा ही सकता है, बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने कह रहे थे अभी कि शादी ब्याह का जो खास अवसर होता है उस पे भी बातें मुलाकातें हो जाती हैं। उसमें हो जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसमें परिवार का वो पूरे सदस्य नहीं पहुंच पाते हैं, कोई एक ही जा पाता है क्योंकि सबके पास समय नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखते हुए सबने ये डिसाइड किया कि पारिवारिक मिलन समारोह किया जाए, और जिसमें कई पीढ़ी के लोग अपनी अपनी जगहों से आते हैं, और उस समय ये जो पल होता है इतना खुशगवार बन जाता है कि वहाँ पर एक अपनेपन की और प्यार की वो जो लहरें, हवाएं बहने लगती हैं, और उससे परिवार के सदस्य जो है आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, बहुएं हैं, और उनके दामाद वगैरह, बेटी वगैरह, वो लोग बहुत लोगों से नहीं मिले होते हैं, तो इस समय बहुत अच्छा हो जाता मतलब है। एक तरह से कहा जाए तो पूरा कुनबा एक जगह इकट्ठा हुआ रहता है और एक ग्रुप सा बन जाता है। बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उसमें कई हम उम्र की महिलाएं हैं, मतलब एक पुरुष, हम उम्र पुरुष हैं या बुजुर्ग हैं तो वो अलग बैठ के बतिया रहे हैं, अपने सुख दुख बांट रहे हैं, बच्चे हैं तो हुड़दंग मचाए जा रहे हैं, और जो घर के युवा हैं, परिवार के युवा हैं, वो बैठ के अपना करियर डिस्कस कर रहे हैं, या फिर क्या करेंगे या कौन क्या कर रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। तो एक तरह से सबका एक तरह से पुनः परिचय होता है ना। और इस तरह के मिलन समारोह से एक दूसरे के जो रिश्ते होते हैं उनको जानने का, समझने का एक मौका मिलता है। और इतनी बड़ी संख्या में सभी परिजनों का एकत्रित होना, वैसे देखा जाए मंजरी जी, तो किसी उत्सव से कम नहीं होता, और वास्तविक जीवन से एक साक्षात्कार जैसा होता है, एक बहुत अद्भुत, अकल्पनीय और सभी के लिए एक प्रेरणादायी बन जाता है। बिल्कुल आकांक्षा, और इस समय को सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। गपशप होती है, कहीं तो शेर शायरी होने लगती है, गीतों की महफिल सज जाती है, और अंताक्षरी जो कहा जाए, जब सब इकट्ठे होते हैं ना, तो गीत गजल के बाद होता है कि भाई कोई नहीं गा रहा है तो सब लोग कहते हैं नहीं, अंताक्षरी खेलोगे तो ये लोग भी गाएंगे, तो इस तरह के आपस में सब लोग करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। और जो सुबह का नाश्ता, खाना और रात का खाना, ये सब एक साथ होता है, बनता है, सब लोग मिलके प्रोग्राम बनाते हैं, और एक अच्छा खासा जश्न का माहौल हो जाता है। और कभी कभी दूर दराज के जब रिश्ते मिलते हैं तो उनमें आपस में ऐसी बातें होती कि भाई ठीक है, ये फलाना अच्छा है, फलानी की बेटी अच्छी थी, रिश्तों की बातें भी चल जाती हैं। मंजरी जी, ये जो इस तरह के जो पारिवारिक समारोह होते हैं, जब सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक दूसरे से, मतलब जो रिश्ते हैं, जो नई पीढ़ी है, उनको रिश्ते जानने का मौका मिलता है। होता ये है कि आजकल परिवार एकल होते जा रहे हैं, नहीं, सब अपने अपने में व्यस्त हैं, मस्त हैं, तो कौन चाचा है, कौन बुआ है, मतलब कौन मौसी है, कौन ताई है, आजकल के बच्चे थोड़ा भूलने लगे हैं। तो इस तरह के जब पूरा परिवार, पूरा कुनबा एक जगह आता है, एक छत के नीचे, तो जो नई पीढ़ी है उसे भी जानने का मौका मिलता है कि अच्छा ये ताई हैं, या ये ताया जी हैं, या अच्छा ये फूफा जी हैं, या ये बुआ जी हैं, मतलब जो अलग अलग रिश्ते हैं उनकी भी अहमियत पता चलती है। बच्चे फिर धीरे धीरे जानने लगते हैं, और मतलब आगे चल के भूल नहीं जाते, कहीं खो नहीं जाते। बिल्कुल। और ऐसे जब समारोह होते हैं तो जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो अपने परिवार के जो संस्कार हैं वो भी बड़े बुजुर्गों से वहाँ पर पता चलता है, उनको सीख जाते हैं कि कैसे किसको आदर सम्मान करना है, कैसे किया जाता है, ये सब सीखने को भी वहाँ पर मिलता है। और एक तरह से देखा जाए आकांक्षा, दूरियां बहुत कम हो जाती हैं इस तरह से। और फिर उनमें जब वो वापस जाने लगते हैं तो बिछड़ते समय जो दुख होता है सबके दिलों में एक साथ उठता है, और अपनापन पनप जाता है, और फिर मिलने की एक आस जग जाती है। इवन बच्चों में भी हो जाता है कि नहीं, तुम जा रहे हो, फिर कब मिलोगे, इस तरह की बातें होने लगती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे समारोह में लोग भाई मिलते हैं तो भाई सस्ते भी खूब हैं, किससे कहानियां भी होती हैं, और कई राज जो होते हैं वो बातों में ही पता चल जाते हैं। और बातों में ही जब हंसी फुहारों का दौर चल पड़ता है तो खूब मस्ती के पल होते हैं, और फोटोग्राफी भी खूब की जाती है जो यादों में रच बस जाती है। और ऐसे जो मिलन समारोह होते हैं वो एकता के सूत्र में प्रेरणा का काम करते हैं, और जो कि आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जब ऐसे शादी समारोह तो नहीं कहेंगे, जब ऐसे पारिवारिक मिलन समारोह होते हैं तो मतलब
कोई कहीं बसा है, कोई कहीं बसा है, और यही पल होते हैं कि आपस में मिल बांट के एक दूसरे का सुख दुख हम बांटते हैं। बिल्कुल। और पहले क्या होता था कि शादियों में पूरा परिवार नहीं जाता था आकांक्षा, सिर्फ कोई परिवार का एक सदस्य चला जाता था और लोगों से मिलना जुलना सबका नहीं हो पाता था। तो ऐसे में अन्य जो सदस्य थे वो रिश्तेदारों को पहचान भी नहीं पाते थे, और अच्छा बच्चे भी नहीं जान पाते थे कि हम किसी को जानते ही नहीं, वो तो यही कहते थे हम नहीं जाएंगे। इस तरह की बातें होती थी, और ऐसे में दूर की लोगों को पहचान कराने के लिए इस तरह का जो मिलन समारोह होता है पारिवारिक, वो एक अच्छा माध्यम साबित हो जाता है कि बिल्कुल कि सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आनंद आता है। क्योंकि आजकल के समय में लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं, और पहले जो होता था छोटे छोटे गांव में पास पास रहते थे तो एक दूसरे के साथ मिलना हो जाता था। लेकिन अब जब दूरियां बढ़ गई हैं काम के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में, तो यही मौके होते हैं कि जब एक दूसरे से मिल सकते हैं। और ऐसे मिलन समारोह में अक्सर अगर कोई आता है तो जान पहचान भी बढ़ती है ना, रिश्तेदारी बढ़ती है। और वैसे हर बार जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई शादी समारोह है या कोई खास मौका है तो हर बार सभी लोग आ जाएं, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन एक दिन तय करके 2 साल में या 3 साल में एक दिन तय करके इस तरह सभी लोग पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और आगे की पीढ़ी के लिए ऐसे उत्सव जो है रिश्तों की डोर को बांधे रखते हैं, और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना आकांक्षा, तो वो भी इसको आगे चलाने के लिए करने के लिए उत्सुक रहते हैं कि अब हम लोग भी इसकी जिम्मेदारी को उठाएं, हम लोग भी और लोगों को जोड़ें। तो कहना चाहिए कि एक अपने अच्छा परिवार से जुड़े रहें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, जो आज के दौर में बेहद ज़रूरी है। जैसे कई जगहों पर जब अक्सर ऐसा होता है, जब जो बच्चे हैं वो दोस्त मिलकर तय करते हैं कि एक दिन या फलाना दिन हम सब एक साथ मिलेंगे, तो इसी तरह परिवार में भी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि भाई इतने सारे रिश्तेदार होते हैं कि हमें ऐसा नाम तो याद नहीं रहता है। फिर दूर दराज के जब मिलते हैं ना, तो समझ लो कि जो माहौल होता है वो बहुत ही अलग होता है और खुशियों से भरा होता है। और देखा जाए मंजरी जी, तो यही वो जिंदगी के खूबसूरत पल होते हैं कि हम अपनों के साथ खुश हो लेते हैं और कई सारी यादें बना लेते हैं। प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे।
लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। ले ले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। मंजरी जी, जब खिले खिले अपनों के चेहरे अपने आसपास होते हैं तो दिन बन जाता है। और दिन बन जाता है और हमारे चेहरे भी तो खिल जाते हैं है ना। और हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि कई बार इस तरह के जो पारिवारिक समारोह होते हैं, मिलन समारोह, उनमें आपस की जो कुछ गलतफहमियां होती हैं वो भी दूर होने का मौका मिलता है। बिल्कुल। और कई बार विवाह संबंध भी मिलने लगते हैं। और देखो ना, इस विवाह मिलन समारोह की बात चली तो हमारी जो एक सखी है ना, उन्होंने एक बढ़िया प्यारी सी नीले रंग की केतली और एक कप भी भेजा है साथ में कि भाई चाय पी लो। तो हम लोग चाय तो नहीं पियेंगे, लेकिन आपने तस्वीर बहुत अच्छी भेजी है। तो भाई ये तस्वीरें जो हैं हमारी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा होती हैं, वो कैसे हमें यादों के गलियारों में लेकर जाती हैं। हमें वो दौर याद आता है जब हम छोटे थे और अपने परिवार का जो ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें जो देखते थे, काली सफेद हुआ करती थी। उस समय रंगीन फोटो तो नहीं होती थी। और जब भी आकांक्षा मम्मी अपना पेटी का बक्सा पेटी खोलती थी, बक्सा खोलती थी, तो साड़ियों की तह के नीचे वो एल्बम के ढेर होते थे और बस हम बच्चे जो हैं देखने के लिए एकदम उत्सुक हो जाते हैं, बेताब रहते क्या है उसमें, और जिद करते थे कि जल्दी से मुझे दे दो, हमें एल्बम देखना है। तो मंजरी जी, इससे पहले कि आप यादों में और खो जाएं, नहीं खोएंगे, जरा रुकिए, हम यादों में चलेंगे, लेकिन एक अंतराल के बाद एक ब्रेक ले लेते हैं और तुरंत आते हैं। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और मंजरी जी, चलिए यादों के वो जो गलियारे थे उन्हें फिर से खंगालते हैं। देखिए कौन सी तस्वीर मिलती है। बिल्कुल, देखो हम बात कर रहे थे ना कि हमारी जो माँ थी वो जब साड़ियों की तह खोलती थी तो उसमें सभी की माएँ ऐसा करती हैं कि जब एल्बम निकलता है तो बच्चे जिद करने लग जाते हैं। तो वो कहती कि नहीं तुम नहीं देखोगे, हम तुम्हें पन्ने पलट कर दिखाएंगे। क्यों? उसकी भी वजह होती थी आकांक्षा कि वो एक बटर पेपर जैसा उसमें लगा रहता था, तो बच्चे जल्दबाजी में उसको खींचा तान में कहीं फाड़ न दे, तो माँ को वो चिंता रहती थी, या फिर कोई तस्वीर खो न जाए से निकल गई। हाँ, और वो हम बच्चों को फिर नहीं देती थी। और जब वैसे भी घर में जब 2-3 बच्चे होते हैं ना, तो उन बच्चों के बीच इस वक्त जो है माँ को आना ही पड़ता है जब वो एल्बम निकालती है, क्योंकि वो खींचतान होगी, फटेगा। फिर हम उन फोटो को देखकर सबके बारे में पूछा भी करते थे हम सब बच्चे कि भाई ये कौन है, ये कौन है। हाँ इस तरह की बातें तस्वीरों की याद
फोटो हम में। पूछते, जब बच्चे पूछते हैं तो पूछते पूछते धीरे धीरे याद भी होने लगता था कि अच्छा ये तो इस जगह वाली नानी है, या ये उस जगह वाली बुआ है, या ये दीदी यहाँ रहती हैं, या ये भैया यहाँ से हैं। तो जो तस्वीरें देखते थे तो हम उनसे जुड़ने लगते थे। तो उस वक्त तो फोटो खिंचवाने के लिए मंजरी जी स्टूडियो जाना पड़ता था, या घर में यदा कदा ही एक कैमरा हुआ करता था। अक्सर कभी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आती थी, कभी कभी रंगीन भी आ जाती थी। घर में किसी किसी के पास ही कैमरा हुआ करता था। तो वही आज की बात करें तो जब घर में एक नया मेहमान आता है, नया बच्चा आता है, तो सबसे पहले उसकी तस्वीर ली जाती है, और धीरे धीरे बहुत सारी तस्वीरें हर मौके की और उसकी हर हरकत की, मतलब जब वो पहला कदम चलता है, या जब अपना पहला निवाला खाता है, या जब पहला बोल बोलता है, ये सारी तस्वीरें बड़ी आसानी से खींच के रखी जाती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। वहीं अब जब कैमरे हो गए थे तो पहले रील लगाकर चुन चुन कर तस्वीरें खींची जाती थी। क्योंकि उसमें ये होता था ना कि भाई इतने ही फोटोग्राफ्स खींचे जा सकते हैं, तो ये होता था कि सबकी आ जाए, भाई सबको बराबर न्याय मिले। और अगर किसी ने ज्यादा खींच ली तो दूसरा गुस्सा भी हो जाता था कि तुमने 4 खींच ली। तो इस और कभी कभी गड़बड़ी में क्या होता था कि पहली फोटो तो ऐसी बेकार सी हो जाती थी, वो बाद में पता चलता था जब रील धुल के आती थी। तो इस तरह के रोल भी आ जाते, लोग लेके आते थे रोल, उनको धुलाना पड़ता था, प्रिंट करवाना पड़ता था, और फिर होता था उसके आने का इंतजार कि कैसे किस दिन फोटो धुलकर मिल रही हैं, और फिर वो फोटो देखने की होड़ सी लग जाती थी। हाँ, याद करिए ना, जो तरह तरह के जो खूबसूरत जो फोटोज होते थे, एक तरह से उनकी कई एल्बमों की गड्डियां तैयार हो जाती थी, और होड़ लगी रहती थी कि सबसे पहले कौन देखेगा। जब रील धुल कर आती थी तो हमारे यहाँ कोई आता तो उसे सबसे दिखाया जाता मेहमानों को। और ये अगर हम किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाएं तो मेजबान ये ख्याल रखते कि इनके घर की जो एल्बम है, फोटो जो संरक्षित करके रखे हैं, वो जरूर देखे जाए। कितनी यादें जुड़ी रहती हैं ना, और कितने मजेदार किस्से उन फोटो को देखते देखते हमें याद आते थे। बिल्कुल, और वो किस्से बड़े मजेदार ऐसे होते थे आकांक्षा कि एक की शादी में गए हैं, तुम्हारे पास 2 बहनें, तो उनके दोनों के एक जैसे कपड़े सिलवा दिए गए, एक ही पहन के, वो जमाना याद आता है। और स्वेटर भी मतलब एक ही जैसा कार्डिगन पहना, और जब फोटो में दिखते तो माँ के ऊपर गुस्सा करते थे, कोई अलग रंग की फ्रॉक नहीं सिलवा सकते थे, बोले नहीं एक ही कपड़ा लाए थे, दोनों का सिलवा दिया। तो इस तरह के किस्से भी होते थे, और उससे बहुत मजा आता था। कुछ उत्सव हुआ या कोई खास मौका आया तो तस्वीरें ले ली, और फिर कुछ साल बाद उन्हें जब हम देखते तो याद बहुत मजा आता। और वही समय क्या हुआ था, या कौन कौन लोग मिले थे, और इस वक्त वो कहाँ हैं। और कई बार होता था कोई फोटो में खाने की फोटो खींच ली तो मालूम पड़ा बड़ा सा मुंह खोल रखा है उन्होंने, तो इन सब पे भी बहुत हंसी मजाक होता था। और इसके साथ साथ जब कहीं एग्जीबिशन लगती थी तो वहां पर जाके हम फोटो खिंचाते थे, तो पता चला लकड़ी का वो चांद है, उसके पीछे खड़े होकर हम फोटो खिंचा रहे हैं, या मोटरसाइकिल है उस पर बैठ के, तो वो सब फोटो जब अब देखो तो बहुत याद आती है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, तो एक तरह से देखा जाए तो अब सब डिजिटल हो गया है। कैसेट पहले बनती थी, सीडी बनती थी, और उनको देखने का पहले तो मजा आता था, लेकिन अब कहाँ समय नहीं रहता है। समय रहता है। यहाँ तक मेहमान तो आते हैं, लेकिन उनके पास भी वक्त नहीं होता जो एक साथ बैठ कर एक या 2-2 घंटे की कोई सीडी या रील देख सकें। और आजकल ये जो छोटी सी चीज है हमारे हाथ में, जिसे मोबाइल कहते हैं, उसमें तो बहुत सारी फोटो खींच सकते हैं। कैमरा, ये कितनी सारी फोटो कि कोई गिनती नहीं। और आकांक्षा क्या होता है, जब किसी ग्रुप में होते हैं हम लोग, एक फोटोग्राफी का एक अलग से ग्रुप बन जाता है कि फलानी की शादी का एक ग्रुप है, और व्हाट्सएप पे सब लोग फोटो भेजते हैं, तो 4-5 हजार के करीब फोटो हो जाती, तो गैलरी भर जाती है। तो फिर होता अब क्या किया जाए, अब गैलरी खाली करनी है तो उसको गूगल ड्राइव पे डाला जाता है, या भाई सोशल मीडिया है उस पर डाल देते हैं, कुछ रोक लेते हैं, ऐसा ही किया जाता है। तो या तो फिर उसे मोबाइल से निकाल कर अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में सेव कर लिया। और इसके अलावा आप वार्षिक फोटो बुक भी बनवा सकते हैं, डिजिटल फोटो लेकर आप उसका प्रिंट निकाल लें, या फिर आप महीने के हिसाब से फोटो बुक बना सकते हैं, या त्योहारों के हिसाब से, या फिर अपनी सुविधा से, जैसा आपको पसंद है। आपको जो फोटोज पसंद है, आपको कोई किसी को गिफ्ट देना है तो उनकी फोटोज निकाली, या आप उनको जो देना चाहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि एक फोटो की बुक बनाई जा सकती है, और फोटोज को डिजिटल में भी सुरक्षित करके रखा जा सकता है, और प्रिंट में भी आप जैसा आप फोटो को अलग अलग तरह से प्रिंट भी करवाई जा सकती है। और
एक तरह से अगर आप डिजिटल आर्काइव बनाना चाहते हैं तो कहाँ इस डाटा को सेव करेंगे उसका भी आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपके जो बिल्कुल। ये जो संरक्षित यादें हैं फोटोज के रूप में ये खो न जाएं। बिल्कुल। तो 2-3 जगह पर अलग अलग करके रखें, क्योंकि डिजिटली सेव करने में भी थोड़ा बहुत खतरा तो रहता और ही देखो ना, जहाँ भी जाएं आप अपनी तस्वीरें जरूर खिंचवाएं, और जब भी घूमने जाते हैं या किसी यात्रा पर जाते हैं तो स्थानीय जगहों की तस्वीरें जरूर लें। अगर वहाँ कोई लोकल फोटोग्राफर है तो भाई उससे तस्वीर खिंचवा लें, क्योंकि उसको ना उस पर्यटन स्थल की खूबसूरती को वो बड़े अच्छे एंगल से ले लेता है, फोटो खींच लेता है, और वो उसका रोज का काम होता है। तो उससे क्या होगा कि आप स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी आप सहयोग कर सकते हैं, और आपकी इस तरह से जो तस्वीरें होती हैं वो सुरक्षित और संरक्षित रहती हैं, और यादें भी आपकी रहती हैं। और देखिए बहुत सारी सखियों ने कमेंट्स लिखकर भेजे हैं ना। हमारी एक सखी लिखती हैं कि तस्वीरें जीवन की अमूल्य धरोहर होती हैं, वही तो जीवन की यादों को संजोती हैं। तस्वीरें हमारे अतीत का आईना होती हैं, जिसमें हम वर्तमान में झांक कर देख यादों को निहार सकते हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी होती हैं जो नैनों द्वारा खींची और मन के एल्बम में सुरक्षित रहती हैं। उन तस्वीरों को हानि पहुंचने की संभावना कम ही होती है। कितनी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात और लिखी है। तकनीक के इस दौर में तो सब एक क्लिक पर काम हो जाता है। ढेर सारी तस्वीरें खींची और जो नहीं चाहिए चुटकी में फोटो खींची और चुटकी में डिलीट भी कर दी। और देखिए एक सखी ने लिखा है कि यादें अतीत की धरोहर होती है, और अतीत किसी रूप में भी आपकी यादों में बसा रहता है, लिखित रूप में या तस्वीर, फोटो, पेंटिंग में, डिजिटल ज़माने में, वीडियो, ऑडियो में भी। पर सबसे मज़ा आता है उन यादों को फ़ोटो के रूप में एल्बम में संजो कर, जब आपका जी चाहे आप उसे निकाल कर घंटों बैठे देखते रहिए, निहारते रहिए। इन फ़ोटो के माध्यम से यादें, ज़िंदगी की वो पल सजीव हो उठते हैं, और बहुत पुराने फ़ोटो तस्वीर ख़राब होने लगती है, उसे लोग संरक्षित रखने के लिए लैमिनेटेड करवा लेते हैं, कुछ केमिकल का यूज़ करते हैं स्प्रे के द्वारा। और आजकल तो ना जाने क्या क्या आ गया है, पेन ड्राइव, मोबाइल, गूगल आदि। तो इन बातों की जानकारी आपके प्रोग्राम से इन्होंने लिखा है कि मिल रही है। और इन्होंने लिखा है कि मैंने बेटे की शादी की, पोते की जन्म की सभी फ़ोटो बनवा ली हैं, और वो एल्बम उन्होंने अपने क्या पास बात रख है। लिया ये है। तस्वीरें ही होती हैं जो आगे चलकर उन पलों को एक बार फिर से हमें जीने का मौका देती हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान को, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है।
तस्वीर को सीने से लगा रखा है। मैंने गीतों से छवि तेरी बनाई, बरसों दूर रह कर तुझे आवाज सुनाई, बरसों किस लिए तूने मुझे गैर बना रखा है। हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। ओ, ओ, तुझको दिन रात ख्यालों में पूजा मैंने, तेरे पैरों के निशान पर किया सजदा मैंने, बंदगी में तेरी सर अब भी झुका रखा है। हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा। तो आकांक्षा जी, आज से हम लोग थोड़ा, आज के दिन हम लोग रेसिपी भी कुछ बताएंगे, हाँ, व्यंजन हमने विधियाँ। पारिवारिक मिलन समारोह की बात की, साथ तो कुछ खाने पीने की बात की। हाँ, कुछ खाने पीने की बात हो जाए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। तो चलिए हम आज अपनी सखी को बताते हैं और सखाओं को भी, है ना। नहीं, वो नाराज हो गए कि हमको नहीं बताया। नहीं भाई, आजकल तो रसोई घर में सभी का हाँ भाई, ये बात तो इंटरेस्ट सही बढ़ कहा गया है, पुरुष बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो आज हम बता रहे हैं कस्टर्ड मलाई केक बनाने की विधि। इसकी सामग्री है शक्कर आधा कप, खाने वाला रंग 2 बूंद, पीला रंग आप लीजिएगा, पानी 1 कप, छोटी इलायची पाउडर चौथाई चम्मच, दूध 2 कप करीब 500 ml के आसपास होगा ये, चीनी 3 बड़े चम्मच टेबल स्पून जिसे कहते हैं, दूध 5 बड़े चम्मच, कस्टर्ड पाउडर 1 बड़ा चम्मच, कॉर्नफ्लोर 2 बड़े चम्मच, मलाई 2 कप घर की निकली हुई, टोस्ट या रस्क जो होता है वो लेना है, और कसा हुआ नारियल आपको आधी कटोरी के आसपास, और कतरे हुए पिस्ते 2 बड़े चम्मच, 8 गुलाब की पंखुड़ियाँ। सबसे पहले हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो गैस पर एक पैन रखिए, धीमी आंच रखना है आपको। इसमें सबसे पहले 1 कप पानी डालिए, उसी कप में नाप से आधा कप चीनी डाल दीजिए, इसे घुलने दें, 2-3 बार उबाल आ जाए, इसमें पीला रंग डाल दीजिए, चौथाई चम्मच इलायची पाउडर डाल दीजिए, और जब ये चिपचिपी सी चाशनी तैयार हो जाए तो इसको वहाँ पर गैस बंद कर दीजिए, रोक दीजिए। अब आप एक पैन चढ़ाइए, उसमें डालिए 2 कप और आंच धीमी, 2 कप दूध डालिए और आंच धीमी रखिए, उबाल आने दीजिए, और इसमें 3 बड़े चम्मच चीनी डाल दें और आप चला दें। अब एक बाउल लीजिए, उसमें अलग से बाउल आपको रखना है मेज पर, और उसमें दूध लेना है 5 बड़े चम्मच, कस्टर्ड पाउडर 1 बड़ा चम्मच और कॉर्न पाउडर 2 बड़ा चम्मच लेना है। इसको आप घोल लीजिए और जो पैन आपने रखा है दूध वाला खौल रहा है उसमें आप धीरे धीरे डालती जाइए और उसको जैसे कस्टर्ड बनाना है आपको उसी तरह आप बनाती जाइए, चलाती जाइए, गाढ़ा गाढ़ा ये हो जाएगा। अब इसमें 2 बड़े चम्मच दूध की मलाई डाल दीजिए। मलाई डालते थोड़ा सा और गाढ़ा जब हो जाए, आपके कलछुल पे चिपका सा लगे, कस्टर्ड गाढ़ा कस्टर्ड हो जाए, तब आप गैस बंद कर दीजिए। अब एक आप या तो कांच की डिश ले लीजिए, चौकोर सी या आयताकार, या आपके पास रोटी का कटोरदान हो, या आप
आपके पास केक टिन हो, कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसमें आप एक लाइन से टोस्ट बिछाते जाइए, 3-3 ऐसे करके बिछाते जाइए, और उसके ऊपर गरम चाशनी आप बारी से सब सारे टोस्ट के ऊपर डाल दीजिए, और उसके ऊपर आप कस्टर्ड डाल दीजिए सबके ऊपर, और बचा के रखना है आपको, कस्टर्ड सारा नहीं डालना है। और उसके हाँ भीग जाए पूरे, उसको लेयर को ढक दीजिए, टोस्ट को ढक दीजिए, और उसके ऊपर कसा नारियल आप थोड़ा सा बुरक दीजिए। फिर आप टोस्ट की दूसरी परत एक एक करके सब पे लगा दीजिए, उसके ऊपर भी चाशनी डालनी है, और उसके ऊपर भी आपको ये क्या कहते हैं बचा हुआ कस्टर्ड सारा डाल देना है, सब ढक देना है उसको, डिश को, और उसके ऊपर से नारियल आपको छिड़क देना है। और जो आपके पिस्ते हैं वो आप सजा दीजिए, जैसे आपने एक एक टोस्ट रखा है तो हर टोस्ट के ऊपर 4-5 पिस्ते ऐसे करके सजाते जाइए। हाँ मेवे आप हाँ जो भी आपके पास जो हो आपके पास, और आप गुलाब की पंखुड़ियाँ सब पे लगाती जाइए, जितने भी आपके पीसेस बन रहे हो। आप इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज में रखिए सॉरी। और जब ये ठंडे हो जाएं फिर आप उसको वैसे काटिए, जैसे आपको पता है कि टोस्ट इतना बड़ा होता है, उसी हिसाब से वहां से ही कट करके धीरे से कस्टर्ड के बीच से आप उठा लीजिए और प्लेट में रखिए। बहुत स्वादिष्ट। ठंडा करना है, मतलब फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है, हमें जमाना नहीं। हाँ ठीक। और अब क्या बताएंगी? हाँ, काफी टेस्टी लग रहा है। चलिए आप बना के खाइएगा, है ना। जब परिवार के लोग जमे हों या दोस्तों की महफिल जमी हो तो चाट न खाई जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो भाई क्या बना रहे हो? चाट के रूप में आज हम बनाएंगे पनीर के दही भल्ले। बिल्कुल बिल्कुल। सामग्री नोट करें। आधा कप पनीर, 1 कप सिंघाड़े का आटा, 1 कप उबले हुए मसले आलू, 1 चम्मच अदरक का पिसा पेस्ट, दरदरा काजू, 1/4 कटोरी काजू, आप जितना भी डालना चाहें, और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च या स्वादानुसार, और 2 कप फेंटा हुआ दही, सेंधा नमक अंदाज से, शक्कर पीसी 2 बड़ी चम्मच, और जीरा पाउडर स्वाद के लिए, अनारदाने अंदाज से, तेल या देसी घी तलने के लिए। अब विधि नोट करें। पनीर को कस लें और इसमें काजू, आलू, किशमिश, हरी मिर्च और हरी धनिया, साथ ही साथ अदरक का जो पेस्ट है और नमक मिलाकर इसको मिला लें, और 2 छोटे-छोटे गोले, जैसे दही भल्ले में जो गोले रहते हैं ना, उस हिसाब से बना के रख लें। अब सिंघाड़े के आटे का घोल बनाएं और हल्का उसमें नमक डालें, और ये जो आपने बड़े बनाए थे उनको उसमें डिप करें और तलते जाएं। जब ये आपके बड़े तल जाएं तो एक बाउल में दही और चीनी मिला लें, और एक प्लेट में जो आपने बड़े बनाए थे जिसे दही भल्ले कहते हैं वो रखें, और ऊपर से दही डालें। जो जीरा पाउडर है, जीरा भून के उसका पाउडर बना के वो डालें। अनारदाने और हरी धनिया पत्ती से इसे सजाकर सर्व करें। तो ये चटपटी चाट खाने में सभी और को इसमें अगर सेंधा नमक से आप बना रही हैं तो भाई ये व्रत के लिए भी काम आ सकते हैं। और आप उसके ऊपर अगर व्रत का नहीं है तो आप काला नमक भुना जीरा डाल दें। तो है ना, स्वादानुसार, मतलब जिस तरह आपको अच्छा लगे। तो मीठे का आनंद लीजिए, चटपटे का आनंद लीजिए, और अब आनंद लीजिए गीत का आनंद लीजिए। अखियों में तेरी मेरी बात चली, अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। अखियों में तेरी मेरी बात चली, अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। ये तो कब का सोचा है, अब सोच जरा कुछ आगे, मेरा दिल तो लगा मचलने जिसमें कई अरमा जागे। तू भी तो जान ले बदले, कुछ होती है दुनियादारी, कुछ प्यार की भी रस्में है जो प्यार से भी है प्यारी।
अखियों में तेरी मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची। मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। तो आकांक्षा, इस प्यारे से गीत के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगली रेसिपी हम बताते हैं केले के लजीज पकौड़े। तो सखियों, इसकी सामग्री नोट कीजिएगा कि 4 से 5 आपको कच्चे केले लेने हैं और 150 ग्राम सिंघाड़े का आटा है, 2-3 हरी मिर्च कटी, हरी धनिया, सेंधा नमक अंदाज से, सौंफ 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर अपने स्वाद से, मिर्च पाउडर भी आप अंदाज से लेंगे, लाल मिर्च पाउडर, और तलने के लिए घी, देशी घी या तेल, और सफ़ेद तिल 1 चम्मच होगा। तो सबसे पहले आपको केले को धो करके 2 टुकड़ों में बीच से काट लेना है। छिलके सहित आप इसको उबालना है और ठंडा करके छिलका हटा करके इसके गोल गोल टुकड़े काट लेने हैं। और अब एक बर्तन में आपको सिंघाड़े के आटे का घोल बनाना है और जो सारी सामग्री हमने बताई है वो उसमें डाल करके आपको गाढ़ा घोल बना लेना है। और केले के टुकड़े को हथेली से दबाकर एक शेप दे देना है और उसमें घोल में डिप करके आपको तल लेना है, सुनहरा सुनहरा सा, और कुरकुरे से आप इसको निकालिए। और क्योंकि इसमें हमने सेंधा नमक डाला है तो ये व्रत के लिए भी बहुत अच्छा है। चटनी के साथ खाइए या सॉस के साथ खाइए, जी, वो जैसी मर्जी है ना। हाँ, और अब अगला जो व्यंजन है वो है खजूर के रोल। सामग्री नोट करें। 250 ग्राम खजूर, जो इन दिनों ठंड में आता है काला वाला, वो 150 ग्राम गरी का बूरा, 100 ग्राम मूंगफली दरदरी पीसी हुई, इन्हें सेक कर ही दरदरा करें। आधा कप खरबूज के बीज, आधा चम्मच पीसी इलायची, पाव कटोरी किशमिश और 100 ग्राम शक्कर का बूरा, पाव कटोरी काजू बादाम की कतरन। अब विधि नोट करें। वो जो खजूर है उसके बीज निकाल लें, उन्हें बारीक टुकड़े कर लें। अब इसमें मूंगफली जो आपने दरदरी करके रखी हुई है वो डाल लें। अब एक थाली में आधा जो गरी का बूरा है वो लें, बिछा लें, उसमें खजूर रखें और किशमिश, खरबूज के बीज, काजू बादाम की कतरन, शक्कर का बूरा और इलायची पाउडर, ये सब लेके इन्हें अच्छे तरह से मिक्स कर लें। और पाटे पर इसकी ये जो मिश्रण है इसकी एक मोटी रोटी बेल लें। बेलने के पहले बटर पेपर या कुछ भी चिकनाई लगा दें, चिकनाई लगा के, ताकि ये चिपके नहीं। अब एक थाली में जो बचा है गरी का बूरा वो फैला दें। ऊपर से रोटी जो आपने बेली है वो एक तरफ रखकर एक तरफ से रोल कर दें, मतलब उसका रोल बनाना है। और इस रोल के गोल टुकड़े काटकर प्लेट में रखती जाएं। और जब आपका मन करे तब इस मीठी सी चीज को खाएं। और ये काफी पौष्टिक भी है। और अब गीत सुनते हैं, अगला गीत। सपनों की तुम मूरत
मोहब्बत की रेखा इन नैनों के काजल में। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। हम और पास आएंगे, हमें और पास कोई लाएगा। दुनिया को नजर आएंगे हम जब जब वो मुस्काएगा। हम और पास आएंगे, हमें और पास कोई लाएगा। दुनिया को नजर आएंगे हम जब जब वो मुस्काएगा। आई ऐसी बेला, एक पल को भी मुझे अकेला छोड़ न देना तुम। आई ऐसी बेला, पास ही रहना, खो मत जाना दुनिया के हलचल में। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। तेरे नए रूप की नई अदा हम देखा करेंगे पल पल में। तो भाई मंजरी, हम तो यही कहेंगे कि अपने परिवार वालों से मिलिए, दोस्तों से मिलिए और हमारे पारिवारिक मिलन समारोह भी करिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि कोरोना से अभी हमें पूरी तरह निजात नहीं मिली बिल्कुल है। सही कहा। तो जो कोरोना संबंधित जो नियम है उनका आप पूरी तरह से पालन करें। खुद करें और जो साथ में दूसरों से भी दूसरों से भी करवाएं, बिल्कुल। मास्क जरूर लगवाएं, है ना। और साथ ही साथ अपने हाथ को साबुन से, पानी से या धोते रहें या समय समय पर उन्हें सैनिटाइज करते रहें। जी। और सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी ख्याल रखें। बिल्कुल। और साथ ही साथ जब आपकी बारी है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। और अगर आपको थोड़ी भी तकलीफ है, लग रहा है कि तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। बिल्कुल, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, इस बात का ध्यान रखना है। और गरम गरम काढ़े पीजिए, स्वस्थ रहिए, ठंडी चीजों से थोड़ा सा परहेज रखिए। और अब हमें इस बात का ख्याल रखना है कि सबसे विदा लेनी है। तो सभी को आकांक्षा सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार।